आज की कहानी है सुख का पैमाना। माँ बेटी की कहानी। बाजार से लौटते ही सब्जी का थैला पटक कर सुधा बेटी प्रज्ञा के कमरे की ओर बढ़ गई। गुस्से से उसका रोम रोम सुलग रहा था। प्रज्ञा फ़ोन पर अपनी किसी सहेली से बात कर रही थी। खुशी उसकी आवाज़ से टपक रही थी। मेरी विशेष योग्यता में 4 नंबर कम रह गए, इसका मुझे अफसोस नहीं है। मुझे खुशी है राजश्री सभी विषयों में अच्छे अंकों से पास हो गई है। पता है राजश्री के रिजल्ट की उससे ज़्यादा बधाई तो मुझे मिल रही थी। माँ को अपने कमरे के दरवाजे पे खड़ा देख प्रज्ञा ने सकपका कर फ़ोन बंद कर दिया था। हाँ तो इसमें गलत क्या है मम्मा? देखिए ना, इस प्रयोग से सारी लड़कियाँ अच्छे अंकों से पास हो गई हैं। तो सुधा ने कहा, तेरा रिज़ल्ट तो गिर गया ना? कहाँ मम्मा, 4 नंबर कम या ज़्यादा होना रिज़ल्ट उठना या गिरना नहीं होता। और वैसे भी इसका राजश्री की मदद से कोई लेना देना नहीं है। आप क्यों नहीं समझती हो मम्मा? तो मतलब मेरी देखरेख में कमी रह गई? क्या मम्मा, आप बात को कहाँ से कहाँ ले जा रही हो? आप ऐसा कैसे सोच सकती हो? आप जैसी केयरिंग मॉम तो कोई और हो ही नहीं सकती। बस बस रहने दे। एक तो मना करने के बावजूद तू अपनी दरिया दिली दिखाने से बाज नहीं आती, दूसरी मुझसे बात भी छिपाने लगी है। हमेशा की तरह सुधा का गुस्सा पिघल कर बेबसी में तब्दील होने लगा और प्रज्ञा हमेशा की तरह अब भी संयम बनाए हुए थी। उसने सोचा जिस बात को बताने से सामने वाले को दुख हो रहा हो उसे नहीं बताना चाहिए। सुधा के लिए बेटी की ऐसी हरकतें और बातें कोई अजूबा नहीं थी। प्रज्ञा बचपन से ही ऐसी ही थी। कभी अपने लिए कुल्फ़ी मांगकर भूखी नज़रों से ताकती भिखारिन को पकड़ा देती, तो कभी अपना टिफ़िन किसी और को खिला देती और खुद भूखी घर लौट आती। सुधा समझ ही नहीं पाती थी कि इन सब के लिए उसे बेटी की पीठ थपथपानी चाहिए या उसे ज़माने के अनुसार चलने की सीख देनी चाहिए। अक्सर वह अकेले में पति के सामने अपना दुखड़ा लेकर बैठ जाती थी। मुझे तो लगता था हमारे यहाँ कोई सती साथ भी अवतरित हुई है जिसे अपने अलावा सारे ज़माने की चिंता है। सुधा, हर इंसान का अपने सुख का पैमाना अलग होता है। दुनिया के सारे लोग पैसा या नाम कमा कर ही सुखी हों यह ज़रूरी तो नहीं। हमारी बेटी दूसरे को सुखी देखकर सुख होती है। आज के मतलब फ़रस समाज में यह अव्यावहारिक ज़रूर लगता है। मुझे उसकी बहुत चिंता रहती है। उसे तो कोई भी आसानी से उल्लू बनाकर अपना उल्लू सीधा कर सकता है। पति के असामयिक निधन के बाद तो सुधा बेटी को लेकर और भी फिक्रमंद हो गई थी। कॉलेज के अंतिम वर्ष में पहुंच चुकी प्रज्ञा की शादी की चिंता उसे बेचैन करने लगी थी। दूसरों पर सब कुछ लुटा देने वाली इस लड़की के लिए तो कोई दौलतमंद अच्छे घर का लड़का ही ठीक रहेगा। ऐसे में बड़ी ननंद प्रज्ञा के लिए एक अति संपन्न घराने का रिश्ता लेकर आई तो सुधा की मानोमन की मुराद पूरी हो गई। अपनी प्रज्ञा के लिए दिया लेकर निकलोगी तो भी भाभी ऐसा घर परिवार नहीं मिलेगा। खानदानी रईस हैं। लड़के के पिता तुम्हारे नंदोई को बहुत मानते हैं और यदि आगे बढ़कर कहेंगे तो वे लोग मना नहीं कर पाएंगे। वैसे हमारी प्रज्ञा सुंदर तो है ही और अब उसकी पढ़ाई भी पूरी हो चुकी है। भैया नहीं रहे तो क्या हुआ, प्रज्ञा हम सब की जिम्मेदारी भी तो है। तभी तो जानकारी मिलते ही मैं सबसे पहले तुम्हें बताने चली आई हूँ। सुधा नंद का उपकार मानते नहीं थक रही थी। दीदी, बस मैं एक बार प्रज्ञा से बात कर आपको जल्द ही बता दूंगी। ननंद को रवाना करने के बाद सुधा ने बेचैनी में बरामदे के 20-25 चक्कर लगा डाले, पर प्रज्ञा का कहीं अता पता नहीं था। फ़ोन भी नहीं लग रहा था। स्कूटी रुकने की आवाज़ आई तो सुधा की जान में जान आई। कहाँ रह गई थी तू? मैं कितनी देर से तेरा इंतज़ार कर रही हूँ।
तो प्रज्ञा बोली, मैंने आपको बताया था ना मम्मा कि मैं कॉलेज के बाद मेघना के साथ किसी काम से जाऊंगी। प्रज्ञा अंदर आकर कपड़े बदलने लगी, लेकिन सुधा को चैन कहाँ था, वह पीछे पीछे आ पहुंची। हाँ, पर इतनी देर लग जाएगी यह कहाँ बताया था। खैर वह सब छोड़, तेरी बुआ आई थी और तेरे लिए बहुत अच्छा रिश्ता लेकर आई थी। प्रज्ञा के कपड़े बदलते हाथ थम से गए थे। सुधा खुशी से लड़के परिवार और उसके बिजनेस के बारे में बताए जा रही थी। मम्मा खाना खाएं, बहुत भूख लगी है। प्रज्ञा ने टोका तो सुधा चुप हो गई। खाने के दौरान भी सुधा रिश्ते की बात ही करती रही, लेकिन प्रज्ञा ने कोई उत्साह नहीं दिखाया। खाना खाकर वह थकावट का बहाना बनाकर बहुत जल्दी सोने चली गई। सुधा हैरान होकर उसे देखती रह गई कि यह लड़की है या कोई मूर्ति। लड़कियां अपने रिश्तों की बात को लेकर कितनी उत्साहित हो जाती हैं, और इसे देखो, इसने खुद के बारे में ना सोचने की जैसे कसम खा रखी है। सवेरे उठते ही सुधा की फिर वही रात वाली बात शुरू हो गई। मम्मा, मैं अभी कुछ साल नौकरी करके अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हूँ, उसके बाद ही शादी के बारे में फैसला लूँगी। प्रज्ञा ने अपनी बात रखते हुए सारी बातचीत को विराम ही लगाना चाहा, पर कल से संयम बरत रही सुधा का धैर्य जवाब दे गया। इतने अमीर परिवार की बहू बनने के बाद तुझे नौकरी करके अपने पैरों पर खड़े होने की क्या ज़रूरत रह जाएगी। यह तो हमारा समय है कि दीदी को तेरा ख्याल आ गया। सुधा को अपनी बात बीच में रोकनी पड़ी, क्योंकि प्रज्ञा के मोबाइल पर किसी का फ़ोन आ गया था और वह किसी से बात करने में बिजी हो गई थी। तू चिंता मत कर, क्लास के बाद मैं चलूँगी तेरे साथ रिपोर्ट्स लेने। ज़रूरत हुई तो दूसरे डॉक्टर को दिखा देंगे। तब तक जो दवाएं चल रही हैं आंटी को देती रहना, सब ठीक हो जाएगा। मोबाइल पर बात को ख़त्म करके प्रज्ञा ने सुधा से कहा, मम्मा मुझे जल्दी निकलना होगा। मेघना की मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। कल उनकी खांसी और कफ बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। कफ में खून भी आने लगा तो कुछ टेस्ट करवाने पड़े। उसके पापा लंबे टूर पर बाहर हैं। वह बेचारी घबरा रही थी। मैं साथ हो रही थी। वहाँ भीड़ भाड़ होने के कारण कल टाइम ज़्यादा लग गया था। अभी भी बेचारी फ़ोन पर रो रही थी कि पूरी रात माँ खांसती रही। माँ बेटी दोनों की ही पूरी रात जागती रहीं। तैयार होते होते प्रज्ञा ने अपनी बात पूरी की और माँ को बोलने का मौका दिए बिना स्कूटी लेकर निकल गई। बेटी के लिए फिक्रमंद सुधा पति की तस्वीर के आगे जा खड़ी हुई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। चिंतित और दुखी होने पर अक्सर सुधा ऐसा ही क्या करती थी। इससे कुछ पलों के लिए ही सही उसे यह संतोष मिल जाता था कि वह अकेली नहीं है। उसके सुख दुख में कोई और भी उसके साथ है। सुधा को लगा तस्वीर न केवल उसके दर्द को समझ रही है, बल्कि उसे दिलासा भी दे रही है। अपनी बेटी को समझने का प्रयास कर सुधा, मैंने बताया तो था कि सुख को मापने का उसका पैमाना अलग है। कुछ सुकून पाती सुधा घर के कामों में लग गई। प्रज्ञा को उस दिन लौटने में फिर रात हो गई। अगला सूर्योदय सुधा की जिंदगी में नया सवेरा लेकर आया। आश्चर्यजनक रूप से प्रज्ञा ने शादी के लिए सहमति दे दी। सुधा को जानने की जिज्ञासा तो थी, पर ज़्यादा टटोलने से कहीं बेटी का मन पलट ना जाए, इस आशंका से उसने कुछ न पूछना ही ठीक समझा। ननंद को फ़ोन कर उसने प्रज्ञा की सहमति की सूचना दे दी। फिर तो आनन फानन सारी रस्में पूरी की जाने लगी। सगाई का दिन भी तय हो गया। माँ का उल्लास देख प्रज्ञा ने खुशी के साथ साथ चिंता भी जाहिर की। काम का इतना तनाव मत लो मम्मा, आप बीमार हो जाओगी। आप कहो तो मेरी शॉपिंग का काम मैं मेघना के साथ जाकर निपटा लूँ। नेकी और पूछ सुधा ने खुशी के साथ अनुमति दे दी। तय हुआ कि मेघना को घर बुला लिया जाएगा और सुधा के टेंट वालों के यहाँ से लौटते ही दोनों सहेलियाँ शॉपिंग के लिए निकल जाएंगी। घर में ज्वेलरी आदि रखी होने के कारण सुधा इन दिनों घर को सूना नहीं छोड़ना चाहती थी। अगले दिन सुधा समय से घर लौट आई थी। चाबी डालकर दरवाज़ा खोलते ही उसे एहसास हो गया था कि मेघना आ चुकी है। प्रज्ञा और मेघना दोनों बातों में बिजी थीं। रसोई में चाय चढ़ाने जाते वह प्रज्ञा के कमरे के आगे से गुजरी तो अंदर धीमे आवाज़ में चल रही बातचीत से
उसके कान खड़े कर दिए। प्रज्ञा, अन्यथा मत लेना, पर मुझे भी यकीन नहीं हो रहा कि तू पैसे के लालच में किसी और से शादी कर रही है। मैं तो समझती थी कि तू और प्रतीक। सुधा को लगा उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। वह कान लगाकर दरवाजे की ओट में खड़ी हो गई। कल प्रतीक मिला था। मेघना की आवाज़ फिर सुनाई दी। क्या? अच्छा, क्या कहा? क्या कर रहा था? सुना उसकी नौकरी लग गई है। प्रज्ञा के स्वर की तरफ ने सुधा के साथ साथ मेघना को भी चौंका दिया था। उसके बारे में जानने की इतनी तड़फ क्यों? अभी तो तू कह रही थी कि तुम दोनों के बीच कुछ भी नहीं है। मुझसे मत छिपा प्रज्ञा, जो कुछ मैं तेरी आंखों में देख रही हूँ वही मुझे प्रतीक की आंखों में दिखाई दिया था। मैंने उसे तेरी सगाई की सारी बात बताई तो उसे यकीन नहीं हुआ। कहने लगा मैं मजाक कर रही हूँ। फिर थोड़ी देर बाद मैंने उसे ढूंढा तो वह फंक्शन से जा चुका था। मेरा शक अब यकीन में बदलता जा रहा था उससे। 2 दिन पहले तक तो तू माँ के बराबर टेस्ट करवाने में मेरे साथ थी। तूने कभी कोई जिक्र नहीं किया, या शायद मैं इतनी बौखलाई हुई थी कि मैंने तुम्हारी मन की स्थिति नहीं जानी। आंटी अब कैसी हैं? इतनी देर बाद प्रज्ञा का स्वर सुनाई दिया। सुधा को लगा वह शायद बात का रुख पलटने की कोशिश कर रही है। माँ की तबीयत में काफ़ी सुधार है। मुझे यकीन है कि मैं समय रहते उनका अच्छे से इलाज करवा सकी। तुम्हारे साथ रहने से मुझे बहुत हिम्मत मिली, वरना उनकी बिगड़ी हालत को देखकर तो एक बार मैं डर ही गई थी और सारी उम्मीद छोड़ ही दी थी। उन दिनों मुझे न कपड़ों का होश था, न खाने का, न सोने का। बस एक ही 24 घंटे सिर पर एक ही बात सवार रहती थी कि बस किसी तरीके से माँ ठीक हो जाए। भावुक मेघना का गला भर आया तो प्रज्ञा ने उसका हाथ थाम लिया। तुम्हारी इसी मातभक्ति ने तो मुझे इस सगाई के लिए प्रेरित किया है मेघना। तुम्हें माँ के लिए रोते, कलपते, भागते, दौड़ते देख मुझे एहसास हुआ कि सहज सुलभ जो हमारे पास है हम उसकी अहमियत नहीं समझते, और उसे खो देने के एहसास से ही क्यों हमें उसकी अहमियत का एहसास होता है। हम समय रहते ही उसकी परवाह क्यों नहीं करते। बस मैंने तय कर लिया था कि मैं शमीर से शादी करने के लिए माँ से बोल दूंगी। मैं यह जानती हूँ कि मैं समीर के साथ कभी खुश नहीं रह सकती। उससे 2 मुलाकातों में ही मुझे यह समझ आ गया कि पैसे के पीछे भागने वाले इस इंसान की नज़र में मैं जिंदगी भर एक उपभोग की वस्तु मात्र बनी रहूँगी, जबकि प्रतीक पर मुझे खुद से ज़्यादा यकीन है। वह इंसान मेरी मजबूरी समझ मुझे माफ़ जरूर कर देगा। मुझे अब जिंदगी भर यह संतोष रहेगा कि मैं माँ की खुशी का सबब बनी, उस माँ की जो आज तक मेरे लिए सोचती रही, और मैं कितनी नादान थी कि मैं सारी दुनिया की परवाह करती रही, और जो मेरी परवाह करने वाली थी उसके लिए मैं लापरवाह बनी रही। सुधा में इससे आगे सुनने का साहस नहीं था। वह लड़खड़ाते कदमों से जाकर बिस्तर पर लेट गई। अरे मम्मा, आप आ गई, आपने बताया नहीं? प्रज्ञा ने माँ को कमरे में लेटा देखकर पूछा। बस अभी आई हूँ, तुम लोग बाजार हो आओ। सुधा ने किसी तरह खुद को संभालते हुए उठने का प्रयास किया। क्या हुआ? आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है? प्रज्ञा घबराई सी माँ का माथा नब्ज आदि टटोलने लगी। मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। अरे नहीं, जरा सी थकान है, अभी ठीक हो जाऊंगी, तुम लोग जाओ। प्रज्ञा कहने लगी, मैं इसीलिए आपसे कहती थी कि आप काम का ज़्यादा तनाव मत लो। प्रज्ञा, तू अब जा, देख मेघना भी आ गई है। कोई बात नहीं आंटी, मैं फिर आ जाऊंगी। मेघना जाने लगी तो सुधा ने उसे छोड़कर आने का इशारा किया। दोनों के निकल जाने के बाद सुधा गहरी सोच में डूब गई। एक पल को भी इससे मेरा दर्द सहन नहीं हो रहा, और मैं इसे जिंदगी भर का दर्द देने वाली थी। प्रज्ञा को जानते समझते हुए भी मैंने कैसे सोच लिया कि पैसा इस लड़की को खुश रख पाएगा। यदि प्रज्ञा समीर के साथ नाखुश रहेगी तो मैं कैसे खुश रह पाऊंगी। प्रज्ञा की शादी अब वहीं होगी जहां वह सुखी रहे। एक दृढ़ निश्चय के साथ उठकर सुधा पति की तस्वीर के सामने खड़ी हो गई। उसे लगा तस्वीर अचानक मुस्कुराने लगी है, मानो कह रही है, आखिर बेटी ने तुम्हारे सुख का पैमाना ही बदल दिया।
दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में शेयर भी करें। धन्यवाद।